कहानी अमेरिका के न्यू मैक्सिको के पास मौजूद एक बॉर्डर इलाके से शुरू होती है, जहां इंसानों की तस्करी करने वाले गिरोहों के लिए लोगों को निशाना बनाना काफी आसान माना जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसे अपराध सिर्फ सीमा के दूसरी तरफ होते हैं, लेकिन असली खतरा तो देश के अंदर भी चुपचाप मौजूद है। इसी माहौल में हमारी कहानी की मुख्य किरदार निक हाउसडेड से मुलाकात होती है, जो अमेरिकी सेना की एक अनुभवी जवान है और कई सालों से रेगिस्तान के एक मिलिट्री बेस पर तैनात है। निक ने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध और खतरनाक मिशनों के बीच बिताई है। वह 3rd कैवलरी से लेकर एक एलीट रेजिमेंट और स्पेशल ऑपरेशंस तक में काम कर चुकी है। उसकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है कि वह सिर्फ एक सही वॉर से किसी इंसान के शरीर से कितना खून बहेगा और उसकी मौत में कितना वक्त लगेगा, इसका अंदाजा तक लगा सकती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके लिए दुनिया की कोई भी मिलिट्री ट्रेनिंग उसे तैयार नहीं कर पाई, एक बच्चे की मां बनना। दूसरी तरफ उसकी बेटी क्लो अपनी मां से दूर बड़ी हो रही है। हर साल बेटी के जन्मदिन पर निक रेगिस्तान से फोन करती है, उसे बधाई देती है और वादा करती है कि अगले साल वह जरूर घर आएगी। क्लो के तीसरे जन्मदिन पर भी निक अपनी गैर मौजूदगी के लिए माफी मांगती है। 6 साल की उम्र में भी वही कहानी दोहराई जाती है और यह वादा हर साल होता रहता है, लेकिन पूरा कभी नहीं हो पाता। एक दिन फोन पर बात करते हुए निक सोचती है कि ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों के जीवन के पहले 18 साल उनके साथ बिताते हैं, लेकिन उसके बाद मुलाकातें सिर्फ छुट्टियों और कभी कभार मिलने वाले छोटे छोटे पलों तक सिमट जाती हैं। अगर पूरी जिंदगी के इन पलों को जोड़कर देखा जाए तो शायद एक माता पिता को अपने बच्चे के साथ बिताने के लिए सिर्फ 1 साल के बराबर समय ही मिल पाता है। और निक को एहसास है कि वह अपनी बेटी के साथ बिताए जाने वाले वही कीमती साल लगातार खो रही है। जब क्लो 15 साल की होती है तो निक उसे गिटार तोहफे में देती है, शायद इस उम्मीद में कि दोनों के बीच का रिश्ता फिर से मजबूत हो सके। लेकिन अगले ही साल निक दोबारा उसी रेगिस्तान में लौट जाती है। अब जन्मदिन पर होने वाली उनकी फोन कॉल्स में भी पहले जैसी गर्मजोशी नहीं बची है। धीरे धीरे निक, जो क्लो की जिंदगी में सबसे करीब होने वाली इंसान थी, फोन के दूसरी तरफ मौजूद एक अजनबी जैसी महसूस होने लगती है। तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। निक के पति की ल्यूकेमिया से मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद निक आखिरकार अपनी मिलिट्री नौकरी हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करती है। अब वह ठान लेती है कि जिस मां की कमी क्लो ने बचपन से महसूस की, अब वह उसकी जिंदगी में हर वक्त मौजूद रहेगी। लेकिन क्लो के 16वें जन्मदिन पर निक की बनाई शानदार पार्टी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती। घर गुब्बारों से सजा होता है, मगर क्लो के दोस्त केक तक ठीक से नहीं खाते और जल्दी ही वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रात के लिए पहले से दूसरी पार्टी का प्लान बना रखा है। क्लो भी साफ कह देती है कि वह अपनी मां के साथ नहीं बल्कि दोस्तों के साथ रहना चाहती है। उसकी यह बात निक को बुरी लगती है और दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। गुस्से में क्लो अपनी मां पर आरोप लगाती है कि बचपन से लेकर अब तक निक कभी उसके साथ रही ही नहीं। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रात में निक जब अपनी बेटी से माफी मांगने जाती है तो कमरे में क्लो नहीं बल्कि बिस्तर पर रखा एक छोटा सा नोट मिलता है। क्लो चुपके से घर से निकलकर दोस्तों के साथ पार्टी में जा चुकी होती है। शहर के एक बार में क्लो पहली बार शराब पीती है और दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर रात का मजा ले रही होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दोस्त उसे बेन नाम के एक खूबसूरत लड़के के करीब जाने के लिए कहते हैं और बेन बड़ी चालाकी से क्लो का भरोसा जीत लेता है, लेकिन क्लो से छिपाकर वह उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला देता है। जैसे ही उसके दोस्त दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, निक अपनी बेटी के फोन की लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाती है। वह ठीक उसी वक्त पहुंचती है जब बेन और कुछ आदमी क्लो को बार के पिछले दरवाजे से जबरदस्ती बाहर ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक निक पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे वार करने से पहले ही जमीन पर गिरा देती है। बाकी लोग क्लो को उठाकर एक कार में डालते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। निक भी उनका पीछा शुरू कर देती है। भागते हुए अपहरणकर्ताओं की कार एक दूसरी गाड़ी से टकराते टकराते बचती है और इसी मौके का फायदा उठाकर निक उनके करीब पहुंच जाती है। वह कार का शीशा तोड़कर दरवाजे को पकड़ लेती है, लेकिन अचानक तेज मोड़ आने पर उसका हाथ छूट जाता है और वह सड़क पर जा गिरती है। चोट लगने के बावजूद निक हार नहीं मानती। वह कुछ ही सेकंड में अंदाजा लगा लेती है कि कार किस रास्ते से आगे जाएगी। फिर पास की एक इमारत के अंदर दौड़ती हुई पहुंचती है और बिना सोचे एक खिड़की से छलांग लगाकर सीधे चलती हुई कार की छत पर जा गिरती है। इसके बाद वह अपनी कार की चाबी निकालती है और उसे ड्राइवर की आंख में घोंप देती है। ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ते ही गाड़ी जोरदार टक्कर मार देती है। निक फिर से उछलकर दूर जा गिरती है
और बेहोश हो जाती है। इसी बीच बेन घायल ड्राइवर को एक तरफ धकेलता है और क्लो को लेकर दोबारा वहां से भाग निकलता है। सड़क पर घायल पड़ी निक के दिमाग में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की एक बेहद जरूरी बात घूमती है। किसी इंसान के लापता होने के बाद उसे जिंदा ढूंढने के लिए आमतौर पर सिर्फ 72 घंटे का वक्त होता है, और अब हर गुजरता सेकंड क्लो की जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। कहानी 27 घंटे आगे बढ़ती है। निक को होश आता है तो वह एक सुनसान और पुराने बूछड़खाने की छत से उल्टा लटकी हुई होती है। यही वह जगह है जहां यह गिरोह अपने धंधे के रास्ते में आने वाले लोगों को खत्म करता है। दीवार पर लगी घड़ी देखकर निक समझ जाती है कि अब उसके पास सिर्फ 44 घंटे बचे हैं। उसके सामने विक्टर नाम का एक बेरहम हत्यारा खड़ा है, जिसे लोग कसाई के नाम से जानते हैं। वह निक को यातना देने की तैयारी कर रहा है, जबकि आसपास लटकी लाशें इस जगह की असली सच्चाई बयां कर रही हैं। उन्हीं शवों के बीच बेन की लाश भी मौजूद है, क्योंकि निक का पता चलने के बाद उसने विक्टर को उस गोदाम की जानकारी दे दी थी जिसे निक ने खोज निकाला था। निक जब अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो विक्टर बेहद बेरुखी से जवाब देता है कि उसे तो यह भी नहीं पता था कि इस धंधे में फंसे लोगों के नाम भी होते हैं। फिर वह बताता है कि निक ने पिछली रात सुलिवन के सबसे कमाऊ अड्डे पर हमला करके वहां कैद लड़कियों को आजाद कर दिया था। चाकू उसके चेहरे के पास होने के बावजूद निक उसे धमकाती है कि अगर उसने क्लो का पता बता दिया तो वह उसे जिंदा छोड़ देगी। लेकिन विक्टर उसकी बात सुनकर सिर्फ हंसता है। वह निक के पेट पर वार करता है और फिर उसकी जांघ में चाकू घोंप देता है। तभी सुलिवन का फोन आ जाता है, जो इस पूरे गिरोह का मैनेजर है। विक्टर जैसे ही फोन पर बात करने लगता है, निक को मौका मिल जाता है। वह अपनी जांघ से चाकू खींचती है और उसी से अपने बंधन काट कर आजाद हो जाती है। विक्टर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन कुछ ही पलों में निक पूरी लड़ाई का रुख बदल देती है और उसी चाकू से उस पर लगातार वार करती है। इसके बाद वह उससे क्लो के बारे में पूछताछ शुरू करती है। विक्टर चुप रहता है तो निक उसका एक कान काट देती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने 1 सेकंड भी और चुप्पी साधी तो उसकी मौत उतनी ही दर्दनाक होती जाएगी। विक्टर उसे डराने की कोशिश करता है कि वह जिस संगठन से भिड़ रही है उसकी ताकत का उसे जरा भी अंदाजा नहीं है, मगर निक बिल्कुल नहीं घबराती। आखिरकार विक्टर टूट जाता है और बताता है कि सुलिवन सिर्फ इस पूरे धंधे को चलाने वाला मैनेजर है। असली ताकत उस आदमी के हाथ में है जिसे सब सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। कुछ देर बाद कई एसयूवी बूछड़खाने के बाहर आकर रुकती है, लेकिन तब तक निक वहां से निकलकर बाहर छिप चुकी होती है। वह देखती है कि एक बेहद शानदार कपड़े पहना हुआ आदमी गाड़ी से उतरता है, जिसके चारों तरफ भारी हथियारों से लैस और पूरी तरह प्रशिक्षित बॉडीगार्ड मौजूद हैं। निक उसे देखते ही पहचान जाती है, वह सुलिवन है। जब सुलिवन अंदर पहुंचता है तो उसे विक्टर की लाश उल्टी लटकी मिलती है। उसके शव के साथ निक और क्लो की एक तस्वीर भी लगी होती है, जिसके पीछे हाथ से लिखा एक साफ संदेश मौजूद है। निक अपनी बेटी को वापस चाहती है, लेकिन सुलिवन इस धमकी की जानकारी प्रेसिडेंट को देने का फैसला नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रेसिडेंट अपनी कमजोरी का जरा सा संकेत भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बजाय सुलिवन अपने सभी उपलब्ध आदमियों को निक की तलाश में लगा देता है। निक चुपचाप उनके काफिले का पीछा करते हुए सुलिवन की हवेली तक पहुंच जाती है, जो किसी किले से कम नहीं है। चारों तरफ सुरक्षा कैमरे, गार्ड कुत्ते, हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी और निगरानी करने वाले ड्रोन तैनात हैं। वहां मौजूद हर शख्स इतनी सटीकता से अपनी ड्यूटी कर रहा है जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कभी न कभी कोई इस जगह में घुसने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे में सीधे हमला करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना था। लेकिन जैसे ही निक का एड्रेनालिन कम होता है, उसके पेट का घाव फिर से बुरी तरह दर्द करने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि आगे बढ़ने से पहले उसे खुद को संभालना जरूरी है। दूसरी तरफ पुलिस कैप्टन माइकल्स जल चुके उस अड्डे की सुरक्षा रिकॉर्डिंग खंगाल रहा होता है। फुटेज में एक रहस्यमय काले कपड़ों वाला शख्स दिखाई देता है, जिसने 5 आदमियों को मार गिराया, वहां कैद कई महिलाओं को आजाद किया और फिर बेहद शांत तरीके से पूरी इमारत में आग लगा दी। माइकल्स तुरंत समझ जाता है कि यह काम किसी आम अपराधी का नहीं हो सकता। इसे अंजाम देने वाला इंसान बाकायदा लड़ाई की ट्रेनिंग ले चुका है। अब वह इस मामले को सिर्फ आगजनी मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उधर एक होटल के कमरे में निक अपने घावों को खुद ही साफ करके सिलती है। शरीर को किसी तरह काम करने लायक रखने के लिए वह लगातार कॉफी, एनर्जी ड्रिंक और दर्द की गोलियों का सहारा ले रही है, क्योंकि उसे पता है कि क्लो के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। सिर्फ 32 घंटे बाकी रह जाने पर माइकल्स को एक और फुटेज मिलती है, जो आग लगने से 2 घंटे पहले की होती है। उसमें निक बेन को बार से घसीटकर बाहर लाती और उसका हाथ बुरी तरह कुचलती दिखाई देती है। पुलिस को एक और सुराग मिलता है। जिस ड्राइवर की लाश मिली थी, उसकी आंखों में निक के नाम पर रजिस्टर्ड कार की चाबी धंसी हुई थी। अब जासूसों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि इतने बड़े गिरोह के खिलाफ अकेले इतनी तबाही मचाने वाली शख्स एक महिला है। वे सोचने लगते हैं कि आखिर निक कौन है और उसे इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग कहां से मिली। इसी बीच निक एक लोकल दुकान से
5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस खरीदती है। वहां उसकी नजर दीवार पर टंगे एक स्केटबोर्ड पर पड़ती है, जिसे सिर्फ सजावट के लिए रखा गया था। निक उसे भी खरीदने की इच्छा जताती है। दुकानदार उसके चेहरे और हालत को देखकर समझ जाता है कि उसका दिन बेहद खराब रहा है, इसलिए वह स्केटबोर्ड बेचने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि निक को इसकी जरूरत आखिर किस काम के लिए है। उसी रात प्रेसिडेंट सुलिवन को फोन करके उस अड्डे के तबाह होने से हुए भारी नुकसान पर भड़क उठता है। वह चेतावनी देता है कि लड़कियों की नई खेप जल्द पहुंचने वाली है और अगर सुलिवन ने हालात जल्दी नहीं संभाले तो उसकी जगह किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। दूसरी तरफ निक हवेली के बाहर छिपकर सही मौके का इंतजार करती रहती है। काफी देर बाद जब काफिला वहां से निकलने लगता है तो निक अपनी तैयारी पूरी कर लेती है। वह माउथ गार्ड लगाती है और पूरी ताकत से पहले एसयूवी को सीधी टक्कर मार देती है। टक्कर का असर कम करने वाला सुरक्षा उपकरण उसे बचा लेता है, जबकि सुलिवन के गार्ड अचानक हुए हमले से पूरी तरह हक्के बक्के रह जाते हैं। उनके संभलने से पहले ही निक स्केटबोर्ड की मदद से गाड़ियों के नीचे से तेजी से फिसलती हुई एक एक करके सभी सुरक्षा कर्मियों को खत्म कर देती है। आखिर में सिर्फ सुलिवन जिंदा बचता है। निक उसी स्केटबोर्ड से उसकी पिटाई करती है, फिर उस पर बंदूक तानकर क्लो का ठिकाना पूछती है। सुलिवन के यह कहने पर कि उसे कुछ नहीं पता, निक उसकी दोनों टांगों में गोली मार देती है। दर्द से तड़पता सुलिवन अपनी जान बचाने के लिए उसे प्रेसिडेंट तक ले जाने की पेशकश करता है, जो शहर के बीचों बीच मौजूद ग्रैंड होटल में ठहरा हुआ है। लेकिन निक साफ कह देती है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है और वहीं उसे खत्म कर देती है। जाने से पहले वह एक एसयूवी की डिक्की खोलती है और आखिरकार उसे क्लो मिल जाती है। बेटी जिंदा तो है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब है। निक उसे लेकर बस से घर की तरफ निकल पड़ती है। सफर के दौरान थकान से उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो जाती हैं और उसके दिमाग में मिलिट्री के पुराने दिन लौट आते हैं, जब शांत दिखने वाला कोई भी पल अचानक जानलेवा स्थिति में बदल सकता था। इसके बाद उसकी यादें सीधे अस्पताल के उस दर्दनाक समय में पहुंचती हैं जब वह और क्लो अपने पति के आखिरी पलों में उसके पास मौजूद थी। घर पहुंचकर निक अपनी बेटी से कहती है कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन क्लो इतनी ज्यादा नशे की हालत में होती है कि ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती। तभी निक की नजर उसकी बाहों पर पड़ती है, जहां इंजेक्शन के कई निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखकर वह खुद को रोक नहीं पाती और वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। इसी दौरान कैप्टन माइकल्स अपनी स्वॉट टीम को इकट्ठा कर लेता है। उसका इरादा साफ है, वह किसी भी तरह निक के घर में घुसकर इस पूरे मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। माइकल्स को पता है कि निक हथियारों से लैस है और बेहद खतरनाक भी, इसलिए वह उसे देखते ही जान से मारने की इजाजत दे देता है। एक महिला डिटेक्टिव इस आदेश पर सवाल उठाती है और याद दिलाती है कि घर के अंदर मौजूद निक आखिर एक आम नागरिक है। लेकिन माइकल्स ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि निक 48 घंटे से भी कम समय में 13 लोगों को मार चुकी है। डिटेक्टिव पलटकर कहती है कि उसके निशाने पर आए सभी लोग मानव तस्करी के शक में थे, मगर माइकल्स उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तभी स्वॉट टीम के घर में घुसने से ठीक पहले आर्मी कर्नल जोसेफ लेवल वहां पहुंचता है और माइकल्स को अपनी टीम पीछे हटाने का आदेश देता है। वह साफ कहता है कि यह कदम पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। माइकल्स अकड़ कर पूछता है कि आखिर लेवल खुद को समझता क्या है जो उसे आदेश दे रहा है। इसके जवाब में लेवल एक आधिकारिक दस्तावेज दिखाता है जिस पर अटॉर्नी जनरल के हस्ताक्षर होते हैं। इस आदेश के तहत अब पूरे ऑपरेशन की कमान आधिकारिक रूप से लेवल के हाथ में होती है। मजबूर होकर गुस्से में माइकल्स अपने सभी जवानों को वापस बुला लेता है। स्वॉट टीम के वहां से निकलने के बाद निक क्लो के लिए दवाइयां और मेडिकल सामान लेने फार्मेसी पहुंचती है। वह अपनी बेटी को अस्पताल नहीं ले जाना चाहती क्योंकि वहां बहुत सारे सवाल पूछे जाते और इस वक्त उसके पास एक पल भी बर्बाद करने का समय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ माइकल्स चुपके से स्वॉट टीम के कमांडर से संपर्क करता है और उसे बॉडी कैमरे बंद करने का आदेश देता है। उसका असली मकसद निक को गैर कानूनी तरीके से खत्म करना है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत भी न बचे। निक एक खड़ी हुई कार के पास से गुजरते वक्त शीशे में अपना पीछा कर रहे एक स्वॉट अधिकारी की परछाई देख लेती है। फिर भी वह अपने चेहरे पर कोई शक जाहिर नहीं करती और सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही देर में वह पुलिस वालों को एक सुनसान गली तक पहुंचा देती है जहां वे अनजाने में निक के बिछाए जाल में फंस चुके होते हैं। निक पूरे ब्लॉक का चक्कर लगाकर अचानक उनके पीछे पहुंच जाती है और इससे पहले कि किसी को अपनी गलती का एहसास हो वह एक एक करके सभी पर हमला कर देती है। इसी दौरान कुछ डिटेक्टिव लेवल से पूछते हैं कि आखिर वह निक के बारे में इतना सब कैसे जानता है। तब लेवल बताता है कि वह स्पेशल फोर्सेज में निक का कमांडर रह चुका है और निक उन सबसे खतरनाक सैनिकों में से एक थी जिन्हें उसने खुद ट्रेन किया था। दूसरी तरफ माइकल्स निक की मौत की खबर का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी सभी बॉडी कैमरे अचानक दोबारा चालू हो जाते हैं। स्क्रीन पर नजर आता है कि उसके भेजे हुए सारे अधिकारी जमीन पर बुरी तरह घायल पड़े हैं। निक सीधे कैमरे की तरफ देखकर शांत आवाज में कहती है
कि 6 एम्बुलेंस भेज दो, क्योंकि उसे इन लोगों की कई हड्डियां तोड़नी पड़ी हैं। यह देखकर लेवल माइकल्स पर भड़क उठता है और उसकी गैर कानूनी कार्रवाई के लिए उसे फटकार लगाता है। फिर वह रेडियो के जरिए निक से बात करने की कोशिश करता है और उससे यह सब रोकने की गुजारिश करता है। निक बताती है कि एक खतरनाक संगठन ने उसकी बेटी का अपहरण किया, उसके साथ भयानक ज्यादती की, और जब तक उन सभी लोगों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, वह पीछे हटने वाली नहीं है। लेवल उसे आमने सामने मिलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह तुरंत घर की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि क्लो के कमरे की खिड़की खुली हुई है। उसकी बेटी को फिर से अगवा कर लिया गया था। तभी एक युवा डिटेक्टिव निक पर बंदूक तान देता है। निक पल भर में उसे निहत्था कर देती है और उसकी बंदूक उसी पर तान देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह भी तस्करों के गिरोह का हिस्सा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी है, तो निक उसे मारने के बजाय बेहोश करके छोड़ देती है। जैसे ही उसे यकीन होता है कि तस्कर क्लो को दोबारा अपने साथ ले गए हैं, वह तुरंत उनके पीछे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ माइकल्स लेवल को अपनी गाड़ी में बैठाकर निक के घर की तरफ ले जा रहा होता है। रास्ते में लेवल उससे पूछता है कि उसने बिना अनुमति स्वॉट टीम को निक के खिलाफ क्यों भेजा। माइकल्स फिर वही बात दोहराता है कि निक ने 13 लोगों की जान ली है और उसे अपने की का जवाब देना होगा। लेकिन लेवल उसे याद दिलाता है कि निक एक युद्ध की नायिका है और जिन 13 लोगों को उसने मारा वे सभी मानव तस्कर थे। इस जवाब के बाद माइकल्स के पास कहने को कुछ नहीं बचता। फिर लेवल उसकी तरफ देखकर एक और सवाल करता है, एक साधारण पुलिस कैप्टन इतनी महंगी ड्रेस आखिर अपनी तनख्वाह से कैसे खरीद सकता है? यह सुनते ही माइकल्स साफ तौर पर असहज हो जाता है और तुरंत बातचीत का रुख बदल देता है। पुलिस जब निक के घर में घुसती है, तब तक वह वहां से जा चुकी होती है। माइकल्स पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू करने का आदेश देता है और पुलिस वालों को निर्देश देता है कि निक मिलते ही उसे गोली मार दें। तभी आंतरिक जांच विभाग के 2 अधिकारी वहां पहुंचते हैं और माइकल्स को भ्रष्टाचार, पद का गलत इस्तेमाल और आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। उनके पास माइकल्स के विदेशी बैंक खातों के रिकॉर्ड भी होते हैं, जो साबित करते हैं कि वह लंबे समय से इस गिरोह के लिए पुलिस की वर्दी के पीछे से काम कर रहा था। गुस्से में माइकल्स लेवल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुभवी लेवल आसानी से उसका हाथ मरोड़ देता है और उसका सिर कार की खिड़की से दे मारता है। वहां से जाते हुए लेवल उसे ताना देता है कि अब उसकी बाकी अंदर फंसी कई लड़कियों को आजाद करने के बाद निक सीधे किचन की तरफ बढ़ती है और एक एक करके गैस के सारे चूल्हे खोल देती है। वह इतनी शांति से यह सब करती है जैसे उसके दिमाग में पूरा प्लान पहले से तैयार हो। कुछ ही देर बाद बाहर खड़ी उसकी कार में जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरे होटल की बिजली चली जाती है और पूरी इमारत अंधेरे में डूब जाती है। कई गार्ड बिना किसी खतरे का अंदाजा लगाए किचन की ओर दौड़ पड़ते हैं। तभी निक आग की चिंगारी पैदा करती है और जमा हुई गैस में भयंकर विस्फोट हो जाता है, जिसमें वे सभी गार्ड मारे जाते हैं। अब अंधेरे का फायदा उठाकर निक चाकुओं से बचे हुए आदमियों को एक एक करके चुपचाप खत्म करती हुई ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ती है। रास्ते में उसे कई ऐसे कमरे मिलते हैं जहां डरी हुई लड़कियों को कैद करके रखा गया था। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अचानक क्या हो रहा है। निक जोर से चिल्लाकर बताती है कि होटल में आग लग चुकी है और सभी को तुरंत बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर वह मुख्य सीढ़ियों की तरफ लौटती है, जहां कुछ गुंडे हथियार संभाल कर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। निक बिना घबराए उन पर गोलियों की बौछार कर देती है और उसकी हर चाल में वर्षों की मिलिट्री ट्रेनिंग साफ नजर आती है। 3 गुंडे अंधेरे में छिप जाते हैं, लेकिन निक चालाकी से एक गोली चलाकर उनकी पोजीशन का पता लगा लेती है और इससे पहले कि वे पलटकर हमला कर पाते, तीनों को खत्म कर देती है। तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और अब उसे हाथों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 2 आदमी एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। एक के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, जबकि दूसरा रस्सी जैसी पट्टी उसके गले में लपेटकर उसका दम घोंटने की कोशिश करता है। जब निक की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, तो वह पूरी ताकत से एक हमलावर के कान का हिस्सा अपने दांतों से काट लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह खुद को छुड़ाती है और उसी पट्टी को उसके गले में कसकर उसे मौत के घाट उतार देती है। लेकिन लगातार लड़ाई, चोटों और थकान ने आखिरकार निक के शरीर को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ती है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। तभी उसे अपनी बेटी क्लो की आवाज जैसे सुनाई देती है, मानो वह कह रही हो कि अब उसे और लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन निक खुद से एक आखिरी वादा करती है, वह क्लो को ढूंढकर हर हाल में घर लेकर जाएगी। यही सोच उसे फिर से उठने की ताकत देती है और वह लड़खड़ाते हुए होटल की सबसे ऊपरी मंजिल यानी प्रेसिडेंट की प्राइवेट कवरिंग तक पहुंच जाती है। अब वहां सिर्फ प्रेसिडेंट और उसका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड कित्ता मौजूद होते हैं। कित्ता प्रेसिडेंट को वहां से भागने का आदेश देता है
और अकेले निक का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, निक दरवाजे के पार से ही शॉटगन दाग देती है और कित्ता वहीं ढेर हो जाता है। कवरिंग के अंदर पहुंचकर निक को फिर कई लड़कियां पिंजरों में कैद मिलती हैं। वह उन्हें देखकर रुक जाती है और पहले उन्हें आजाद करने लगती है, लेकिन इसी देरी का फायदा उठाकर प्रेसिडेंट क्लो को अपने कब्जे में ले लेता है। कुछ ही देर में निक उसे एक ऐसी जगह घेर लेती है जहां से उसके भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, मगर प्रेसिडेंट क्लो की कनपटी पर बंदूक तान देता है और निक को हथियार डालने के लिए मजबूर करता है। तभी 72 घंटे की वह आखिरी समय सीमा पूरी होने वाली होती है और जैसे ही यह वक्त खत्म होता है, निक बिना एक पल गंवाए प्रेसिडेंट के सिर में गोली मार देती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। अब वह क्लो को लेकर तेजी से अस्पताल पहुंचती है और डॉक्टरों को बताती है कि उसकी बेटी को नशीली दवाएं दी गई थीं और उसके शरीर के अंदर गंभीर चोटें भी हैं। अपनी पूरी जिंदगी में दूसरों को बचाने वाली निक पहली बार खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करती है। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस अस्पताल के बाहर बैठकर अपनी बेटी के ठीक होने का इंतजार कर सकती थी। कई घंटों के इलाज के बाद आखिरकार क्लो की हालत स्थिर हो जाती है। निक पहली बार चैन की सांस लेती है और बेटी के बिस्तर के पास ही सो जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी के सबसे लंबे 72 घंटे आखिरकार खत्म हो चुके हैं। लेकिन यही फिल्म एक चौंकाने वाला सच सामने लाती है। दूसरी तरफ कर्नल लेवल कुछ जासूसों से बात कर रहा होता है जो हैरान होते हैं कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी उस संगठन ने क्लो को वापस क्यों नहीं किया। तब लेवल उन्हें असली सच्चाई बताता है। निक ने अपनी बेटी को करीब एक हफ्ते पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन जब वह उसके पास पहुंची तब तक क्लो की मौत हो चुकी थी। इस सच्चाई को स्वीकार करना निक के लिए नामुमकिन था और वह पूरी तरह मानसिक रूप से टूट गई। हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों को उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और लंबे समय तक भारी दवाओं के असर में रखना पड़ा। जैसे ही लेवल को इस बारे में पता चला, वह उससे मिलने अस्पताल पहुंचा। वह जासूसों को बताता है कि शारीरिक रूप से निक धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह बार बार यही कहती थी कि उसने बहुत वक्त पहले ही खो दिया है और अब उसे तुरंत अपनी बेटी को ढूंढना होगा। लेवल को वह दिन याद आता है जब उसने निक की आंखों में देखकर उसे कहा था कि वह उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन सैनिक है। उसने अनगिनत सैनिकों और आम लोगों की जान बचाई है और अब वह उसे इस हालत में अकेला छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन निक अपने दुख में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसे क्लो की कही हुई उन आखिरी बातों में से एक याद आती रहती थी, जिसमें उसकी बेटी ने कहा था कि उसकी माँ हमेशा दूसरों के लिए लड़ती रही, लेकिन उसके लिए कभी नहीं लड़ी। निक जानती थी कि क्लो की यह बात कहीं ना कहीं सच थी। इसी वजह से उसने खुद से वादा किया था कि इस बार सब कुछ अलग होगा। अब वह अपनी बेटी के साथ रहेगी और अपनी पिछली सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगी। अंदर से पूरी तरह टूट चुकी निक बार बार यही कहती रही कि उसे यहां से बाहर जाना होगा, क्योंकि उसकी बेटी को उसकी जरूरत है और वह पहले ही बहुत ज्यादा वक्त गंवा चुकी है। लेकिन निक के दिमाग ने अपनी बेटी की मौत की सच्चाई को पूरी तरह मिटा दिया था। डॉक्टर समझाते हैं कि सैनिकों को अक्सर अपने दर्द और डर को दिमाग के अलग अलग हिस्सों में बांटकर दबाना सिखाया जाता है, ताकि वे युद्ध जैसी खतरनाक परिस्थितियों में भी खुद को संभाल सके। मगर निक के मामले में यही तरीका एक गंभीर मानसिक समस्या में बदल चुका था, जिसे रेट्रोग्रेड एमनेशिया कहा जाता है। वह नई यादों को अपने दिमाग में सुरक्षित ही नहीं रख पाती। जब भी वह सोती है, उसके लिए सब कुछ फिर से उसी रात पर लौट जाता है जिस रात क्लो का अपहरण हुआ था। हर सुबह उसकी आंख खुलते ही उसे लगता है कि बेटी की तलाश अभी शुरू हुई है और उसके पास उसे बचाने के लिए सिर्फ 72 घंटे हैं। सुलिवन की एसयूवी की डिक्की से जिस लड़की को निक ने बाहर निकाला था, वह असल में क्लो थी ही नहीं। अपने गहरे सदमे की वजह से निक हर उस बचाई गई लड़की में अपनी बेटी को देखने लगी थी, जिसका चेहरा या बाल क्लो से थोड़ा भी मिलता जुलता हो। हल्की त्वचा, मिलते जुलते बाल और एक जैसी शक्ल देखकर उसका दिमाग तुरंत उस लड़की की जगह क्लो को देखना शुरू कर देता था। अस्पताल के बिस्तर पर इस वक्त जो लड़की उसके पास लेटी है, वह भी उसी मानव तस्करी गिरोह की एक पीड़ित है जिसे निक ने बचाया था। लेकिन निक के लिए वह लड़की अब क्लो बन चुकी है। असलियत में उसकी बेटी बहुत पहले ही मर चुकी है। फिर भी निक हर दिन यही मानकर जी रही है कि वह अभी भी उसे बचा सकती है। उसका दर्द अब उसे ऐसी मशीन में बदल चुका है जो रुकना ही भूल गई है। क्लो को ढूंढना ही उसकी जिंदगी का आखिरी मकसद बन चुका है और यही जुनून उसे हर बार दोबारा खड़े होने की ताकत देता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे इस तलाश से पीछे नहीं हटा सकती। आखिर में फिल्म का सबसे दर्दनाक सीन सामने आता है। निक नींद से जागती है और धीरे से कहती है कि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। उसी पल उसके लिए 72 घंटे की उलटी गिनती फिर से शुरू हो जाती है। यानी निक हमेशा के लिए उसी चक्र में फंस चुकी है। उसके दिमाग में हर बार वही रात दोबारा शुरू होती है, वही अपहरण होता है और वह फिर से उन तस्करों के पीछे निकल पड़ती है जिन्हें वह अपनी बेटी का अपहरण करने वाला समझती है। इस तरह निक हमेशा उसी दौड़ में रहती है, उसी घड़ी के खिलाफ लड़ती है
और उस इंसान को बचाने की कोशिश करती रहती है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। फिल्म हमें एक गहरी सीख देकर खत्म होती है। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, उनके साथ बिताया हुआ समय अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो बाद में पूरी दुनिया की ताकत लगाकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। किसी अपने को खोने का दर्द अगर दिमाग सच को स्वीकार करने से इनकार कर दे तो इंसान को उसकी अपनी जिंदगी की परछाई बनाकर रख सकता है। और किसी की रक्षा करने के लिए सिर्फ प्यार या अच्छे इरादे काफी नहीं होते, उसके साथ वक्त बिताना और सही मायने में मौजूद रहना भी उतना ही जरूरी है। फिर मिलेंगे अगली फिल्म की कहानी के साथ।